गाइस हाय। सो देखो यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओके ह्यूमन का। और आज हम गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। तो देखो यार, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, फीमेल के लिए भी सिंपल ही होते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है इसमें। ओके गाइस देखो, तो मैंने पहले ही बोला था कि जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उसमें क्या रहते थे, उसमें रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें दो तरह के सेल्स होते थे। एक होता था सर्टोरी सेल, एक होता था स्पर्मेटोगोनियम। देखो यार, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम है, और ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसमें ही मियोटिक डिवीजन होता था, और इससे क्या होता था, जो स्पर्म वो बनते थे। तो इसमें हम देख लेते हैं, सिंपली कुछ नहीं होता है। देखो पहले स्पर्मेटोगोनियम, उससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। इसमें तुम्हारा मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। ओके गाइस, उसके बाद मियोटिक डिवीजन होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और उसके बाद स्पर्मेटिड बनते हैं आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। एंड स्पर्मेटिड जो है वो उसमें जब ये टेल जुड़ जाता है उसके बाद क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, व्हिच इज आल्सो नोन एज स्पर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ इज द अनदर नेम ऑफ स्पर्म। क्लियर गाइस, तो ये मैंने सिंपली यहाँ पर बोल दिया कि इससे इससे बनता है, और यहाँ पर दिया भी होगा तो वो मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ओके गाइस देखो यार, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स द टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूसेस गैमेट्स। सो गैमेट कौन बनाते हैं, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। ओके गाइस, सो जिसको क्या कहा जाता है, स्पर्म एंड ओवम कहा जाता है। ओके, सो रेस्पेक्टिवली नाउ ये जो प्रोसेस है इसको हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं, मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवम। ओके, इसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मैच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे स्पर्मेटोगोनिया, जो मैच्योर होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके गाइस, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो स्पर्मेटोगोनियम है, प्रेजेंट इन द इनसाइड। ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहते हैं, अभी मैंने बोला। और इसमें क्या होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन अगर होता है और इसका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। ओके गाइस, तो देखो यार, तो स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, एंड 46 क्रोमोसोम वो क्या करते हैं, बियर करते हैं। अच्छी बात है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, एंड उसमें मियोसिस डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद, आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन व्हिच इज आल्सो नोन एज द रिडक्शन डिवीजन, वो दो इक्वल क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि 23 क्रोमोसोम्स बियर करते हैं। अच्छी बात है। तो देखो यार, हम जानते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो तरह के डिवीजन होते हैं, जिसमें कि मियोसिस 1 में दो मीन्स मियोसिस 1 जो है वो माइटोटिक डिवीजन की तरह हम बोल सकते हैं कि नहीं, माइटोटिक डिवीजन उसको हम नहीं बोल सकते, हम क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं मियोसिस 1 को, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, तो वो डिवाइड मीन्स हाफ हाफ हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप कि जहाँ 46 क्रोमोसोम थे प्राइमरी किसमें, तो प्राइमरी साइड में, तो अब क्या हो गया, अब हो गया है 23 क्रोमोसोम्स। अच्छी बात है। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये मैंने पहले ही आपको बोला था, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन वो अकर होता है। ओके गाइस, अच्छी बात है। एंड आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन उसके बाद जो बनता है वो क्या है, वो है स्पर्मेटिड। सो स्पर्मेटिड कितने होते हैं, 4 होते हैं एंड इक्वल होते हैं। सो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड। सो आपको पता ही होगा कि मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसको इक्वल डिवीजन कहते हैं, लाइक माइटोसिस। इसीलिए जितने भी स्पर्मेटिड बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, किसके साथ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ। सो देयर आर 23 chromosomes are present in each spermatid. Okay, and ये जो spermatid है are transformed into spermatozoa, means sperm by the process of spermiogenesis. So यहाँ पर दो प्रोसेस अगर होते हैं, एक होता है spermatocytogenesis and एक होता है spermiogenesis. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, ये दो प्रोसेस को एक साथ हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनना को हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस,
एंड स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनने को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, एंड होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके गाइस, उसके बाद देखो सिंपल सा एक चीज होता है, आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड, तो उसके बाद जो स्पर्म का हेड है वो क्या होते हैं, एम्बेडेड हो जाता है इनटू द सर्टोरी सेल के अंदर, एंड और फाइनली उसका रिलीज हम देखेंगे कि वो रिलीज होगा कहाँ से, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, जिसको कि हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में ये स्टार्ट हो जाता है इन मेल में, एंड कुछ हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं जिसको हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके गाइस, इन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ओके, This if you call is it is a hypothalamic hormone, अभी मैंने बोला the increased level of GnRH gonadotropin releasing hormone that then acts as anterior। okay, ये जो है ये anterior pituitary में एक्ट करता है। आप लोग अगर हार्मोन चैप्टर पढ़े होंगे 11 में तो आपको पता होगा, एंड इससे क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, किसके लिए, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और ये जो 2 हार्मोन्स है ये क्या क्या है, फर्स्ट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड द सेकेंड इज द FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन है ये लेडिक सेल के ऊपर काम करते हैं, और ये लेडिक सेल क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि ये एंड्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। एंड्रोजेंस इंटर स्टिमुलेट द प्रोसेस, ये एंड्रोजन जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द लेडिक सेल्स, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, ये क्लियर। एंड FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, ये सर्टोरी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, सम सिक्रीशंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आपको याद रखना है कि FSH सर्टोरी सेल को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करने के लिए, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर गाइस, देखो यार उसके बाद हम देखेंगे स्पर्म के बारे में, तो इसका कुछ नहीं, इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं। एक्रोसोम जो है ये एक पार्ट है जिसमें कि एंजाइम्स रहते हैं, उसके बाद एक न्यूक्लियस है, क्रोमोजोम मटेरियल और न्यूक्लियस यहीं पर रहते हैं। ओके गाइस, हेड पार्ट, ये पूरा पार्ट हेड पार्ट है, आप देख रहे होंगे ब्लैक करके जो दिया हुआ है। उसके बाद नेक, मिडिल बेस, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, जो ये इसके पास जो फ्लाजेला होता है, एक ही सेल है इन ह्यूमन जिसके पास फ्लाजेला होता है, वो है स्पर्म सेल। ओके, एंड ये टेल है। ओके, देखो तो यार उसके बाद इसका पार्ट्स है हेड, नेक, मिडिल बेस एंड टेल आर द 4 पार्ट्स ऑफ स्पर्म। अच्छी बात है। ओके गाइस, सो ये नहीं पूछा जाएगा कितने पार्ट्स है, तो आप याद रख लेना कि हाँ है, तो क्योंकि NCERT में है तो 4 पार्ट्स ही हुए। ओके गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पूरा बॉडी में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं स्पर्म का। क्लियर गाइस, सो द स्पर्म हेड क्या क्या कंटेन करते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मैंने अभी बोला था। एंटीरियर पोर्शन जो है वो कवर्ड रहते हैं किस, तो वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम्स आर फिल्ड विद सर्टेन, एक्रोसोम्स जो है वो फिल्ड रहते हैं एंजाइम्स से, जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द मिडिल पीस पोजेसेस अ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस में क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम निवनकर्ण सिद्ध भी कहते हैं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है NCERT में। which produces energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization। so ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यही ATP का सोर्स होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, किसके लिए, फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ह्यूमन मेल, देखो ह्यूमन मेल कितने स्पर्म इजैकुलेट करते हैं, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म। ओके, ड्यूरिंग अकॉइटस। ओके, इसको याद रखना है। फॉर ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% जो स्पर्म है उसको नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% स्पर्म जो है उसको क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी का होना चाहिए। ओके, सो इसको आपको याद रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ओके, देखो उसके बाद
उसके बाद सिंपल सा एक फंडा है, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, सो स्पर्म जब रिलीज हो जाता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वो एक्सेसरी जो डक्ट्स हैं, एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड जो एपिडिडर्मिस, बस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है, तो ये कुछ सिक्रीट करते हैं, और ये जो सिक्रीट करते हैं तो वो एसेंशियल होते हैं फॉर द मैचुरेशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म के मोटिलिटी एंड मैचुरेशन के लिए। ओके गाइज, एंड द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म इज कॉल्ड अ सीमेन। सो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। क्लियर गाइज? सो ये तो आपको पता चल चुका होगा। उसके बाद देखो फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड मेंटेन द टेस्टिकुलर। देखो ये जो फंक्शंस है ना, जो मैंने अभी बोला एपिडाइमिक, बस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, इसका जो फंक्शंस है ये कौन मेंटेन करता है? ये जो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन है यही मेंटेन करता है। ओके गाइज, उसके बाद देखो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म सब कुछ खत्म कर लिया, एंड उसके बाद जो प्रोसेस है वो है oogenesis। एंड oogenesis जो है वो एक सिंपल सा प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होता है तो ओवम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर गाइज? सो देखो यार, ओवम का फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis। हाँ तो यार oogenesis क्या है आपको पता चल ही चुका होगा कि कुछ नहीं, लाइक दिस, जैसे कि स्पर्म फॉर्म हो रहा था, तो जब ओवम फॉर्म होगा तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? oogenesis बोल देंगे, और कुछ नहीं। सो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। देखो आप लोगों को लगता है या नहीं। सो oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of mammalian। सो देखो oogenesis जो है वो कब स्टार्ट होता है? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। when a couple of million gamete mother cells oogonia जब फॉर्म होते हैं, मीन्स जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं एक फीमेल, मीन्स एक बेबी, फीमेल बेबी, तभी उसके अंदर क्या होता है? मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल, जिसको हम oogonia बोलते हैं, वो फॉर्म हो जाता है। ओके, अब फीटल ओवरी, जिसको हम फीटल ओवरी कह सकते हैं। देखो उसके बाद बर्थ होने के बाद कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होता है, मीन्स जो oogonia फॉर्म होना था वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फॉर्म हो जाता है, उसके बाद फॉर्म नहीं होता है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोसेस। देखो ये जो सेल है इसमें डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एंड वो जो डिवीजन है वो क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है उसमें क्या होता है? सेल डिवाइड करते करते एंटर कर जाता है। क्लियर गाइज? एंड मियोटिक डिवीजन जो है वो प्रोफेज 1 में ही जो डिप्लोटिन स्टेज है उसमें क्या होता है? अरेस्ट हो जाता है। ओके, डिप्लोटिन स्टेज हमने पढ़ा था, आपने अगर पढ़ा होगा सेल डिवीजन में 11th में जो था कि उसमें बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं मियोसिस 1 के, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। सो ये जो डिप्लोटिन है जो प्रोफेज 1 का 4th फेज है, इसमें ये जो टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है, क्या? तो ये oogonia का डिवीजन। ओके गाइज, तो नाउ और उसी को, उस स्टेज को हम, मीन्स टेम्परेरीली अरेस्टेड जो स्टेज है उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी oocyte कह देते हैं। क्लियर गाइज? सो देखो उसके बाद सिंपल सा एक फंडा है कि एक एक प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंड होता है, किससे सराउंड होता है? ग्रैन्युलर सेल्स से, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। मीन्स जब प्राइमरी oocyte सराउंड हो जाता है उसके बाद उसको हम प्राइमरी फॉलिकल नाम दे देते हैं, और कुछ नहीं। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजेनरेट हो जाता है, कब से कब तक? बर्थ से प्यूबर्टी तक जो है। ऐसे ही जो ये अरेस्टेड रहते हैं तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी में लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो लेफ्ट रहते हैं, मीन्स बचे रहते हैं इन ईच ओवरी, एक ओवरी में। सो यार इसमें से जो आ सकता है कि ईच ओवरी में कितना रहते हैं एंड बोथ ओवरी में कितना रहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन। तो बोथ अगर रहा तो 1,20,000 से 1,60,000 एंड ईच ओवरी 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। क्लियर गाइज? उसके बाद देखो यार सिंपल सा फंडा है, प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स, एंड प्राइमरी फॉलिकल्स उसके बाद और भी ज़्यादा लेयर से सराउंडेड होता है। ओके, जो जिसको हम ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं, एंड आल्सो न्यूथिकल लेयर आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्लियर? देखो द सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो उसके बाद क्या हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द टर्शियरी फॉलिकल, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड एंट्रम। ओके,
सो सेकेंडरी फॉलिकल बहुत ही जल्दी मीन्स प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफर हो उसके बाद बहुत ही जल्दी सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ओके, और टर्सरी फॉलिकल का जो मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्सरी फॉलिकल है, तो टर्सरी फॉलिकल में एक कैविटी रहता है फ्लूइड फील्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, देखो थीका लेयर इसके बाद ऑर्गेनाइज होता है, मीन्स पहले तो सिर्फ न्यू थीका लेयर फॉर्म हुआ था, उसके बाद इनर एंड आउटर थीका जो है ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। ओके गाइज, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये सब कुछ नहीं है यार, एनसीईआरटी के डायलॉग्स हैं अच्छे से आप देख लेना। ओके, सो प्राइमरी उसाइड देखो यार, उसके बाद जो ये प्राइमरी उसाइड है विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर तो प्राइमरी उसाइड तो अभी तक है ही ना, प्राइमरी उसाइड का तो कुछ नहीं हुआ। तो देखो यार, ये जो प्राइमरी उसाइड था, प्राइमरी उसाइड सराउंड हुआ, सराउंड होने के बाद प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। सो हम पूरा स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल कह रहे थे, लेकिन प्राइमरी उसाइड उसके अंदर ही था, और अभी तक प्राइमरी उसाइड फॉलिकल के अंदर ही है। बल्कि जबकि हम देख रहे हैं अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन प्राइमरी उसाइड अंदर अभी तक है ही, उसका कोई भी चेंज अभी नहीं हुआ है। तो देखो अभी होगा, तो वो जो प्राइमरी उसाइड उसमें फिर से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, एंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी उसाइड में। मीन्स यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो यार यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फंडा है यार, यहाँ पर ये सेकेंडरी उसाइड को लार्ज हैप्लॉइड क्यों कहा जा रहा है, अनइक्वल डिवीजन क्यों कहा जा रहा है। अरे हम तो जानते हैं यार कि जब मियोटिक डिवीजन होता है तब तो इक्वल डिवीजन होता है, एंड 2 इक्वल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस में। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सेकेंडरी उसाइड जो है वो बड़ा होता है जो अदर सेल मीन्स जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं उससे। सो देयर आर 2 सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, एक टाइनी जो फर्स्ट पोलर बॉडी और एक लार्ज जो होते हैं वो सेकेंडरी उसाइड, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। ओके गाइज, तो इसका रीज़न है, और रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ओके गाइज, तो रीज़न यही है कि सेकेंडरी उसाइड बल्क अमाउंट में इसीलिए रहते हैं क्योंकि सेकेंडरी उसाइड में देखो यार, स्पर्म के पास तो ऐसे ही कुछ है नहीं, तो स्पर्म जब आएगा एंड पेनिट्रेट करके अंदर आएगा, उसके बाद जो कि प्रोसेसेस होते हैं, ओके गाइज, वो मैं बाद में बोलूँगा। तो उसके लिए कुछ न्यूट्रिशन, कुछ फूड का रिक्वायरमेंट तो होगा, वो कहाँ रहता है, ये जो बल्कि ये जो लार्ज सेकेंडरी उसाइड है ना, इसके अंदर ही जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म रहते हैं, जिससे कि दोनों ही क्या करते हैं, फूड अब्जॉर्ब करते हैं, जो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर, तो इसके लिए ही ये लार्ज होता है एज कम्पेयर, एंड ये पोलर बॉडी ये बहुत ही छोटे होते हैं। क्लियर, Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? Okay, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी ये क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, इतना भी नहीं जानना है। ओके गाइज, ये डीजेनरेट हो जाता है या फिर ये फिर से डिवाइड करता है। ओके गाइज, सो ये सब बात की बात है, यहाँ पर नहीं जानना है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट नाउ। देखो टर्शियरी फॉलिकल जो है, टर्शियरी फॉलिकल अभी भी टर्शियरी फॉलिकल ही है, ये फिर से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल में, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। द सेकेंडरी उसाइड फॉर्म्स न्यू देखो ये जो सेकेंडरी उसाइड फॉर्म हुआ फ्रॉम द प्राइमरी उसाइड बाय द मियोटिक डिवीजन, तो ये क्या होते हैं, तो एक लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा इज अ लेयर जिससे क्या ये सराउंड हो जाते हैं। ओके गाइज, द ग्राफियन फॉलिकल, नाउ ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर देखने को मिलता है, उसके बाद क्या होते हैं, ये जो सेकेंडरी उसाइड है ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एंड द प्रोसेस, इस प्रोसेस जो देखो एनसीईआरटी में सेकेंडरी उसाइड को ही ओवम कहा गया है, तो इसीलिए आप लोग यही मान के चलना, तो इस प्रोसेस को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो बाय द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जबकि सेकेंडरी उसाइड और ओवम रिलीज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओके गाइज, उसके बाद देखो यार सिंपली हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे क्या हुआ है। तो देखो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके जो भी हो वो बोल दे रहा हूँ। तो प्यूबर्टी में कुछ स्पर्मेटोगोनिया, तो ये जो है मेल के लिए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या हुआ, माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ, मींस मियोटिक डिवीजन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, उसके बाद हुआ सेकेंड, उसके बाद स्पर्मेटिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म फॉर्म हो गया। ये सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पर अभी 46 थे और यहाँ पर आके फर्स्ट डिवीजन के बाद यहाँ पर 23, यहाँ पर भी 23 ही रह गए। ओके गाइस, यहाँ पर देखो यार ओगोनिया बहुत सारे थे, उसके बाद फीटल लाइफ में ही ओगोनिया थे। ओगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ, प्राइमरी उसाइड में ये कन्वर्ट हो गए, मैंने बोला था। एंड उसके बाद देखो
बर्थ से चाइल्डहुड तक यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू ओव्यूलेशन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू ओव्यूलेशन, माने जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, कब ओव्यूलेशन होगा, प्यूबर्टी में होगा। ओके गाइस, तब तक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड नहीं होता है, मीन्स ये क्या होता है, एरेस्टेड रहता है इन द फेज प्रोफेज 1 का, डिप्लॉटिन जो फेज होता है मियोसिस 1 का। ओके, तो ओव्यूलेशन के वक्त ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एंड ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो ये एडल्ट लाइफ, देखो एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो गया, और उसके बाद जो है सेकेंडरी oocyte जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म ओवम का, तब सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सेकेंड पोलर बॉडी वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा बाय द प्रोसेस जो मियोसिस 2 होता है। ओके गाइस, सो ऐसे ही ये प्रोसेस जो है वो अकर होता है। और आप यहाँ पर एक चीज़ तो देख ही चुके होंगे कि ये देखो सेकेंडरी oocyte जो है वो लार्ज है और फर्स्ट पोलर बॉडी वो बहुत छोटा है, इसी तरह सेकेंड पोलर बॉडी छोटा ओवम बड़ा है, क्यों है मैंने बोल दिया है। ओके गाइस, तो उसके बाद देखो सिंपल सा एक साइकिल है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है नहीं होता है तो आपको तो पता ही होगा। ओके गाइस, तो चलो यार डिस्कस कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करके और छोड़ते हैं। ओके गाइस, सो चलो, सो यार व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो यार मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सिंपल सा फंडा ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, सिंपल सा एक फंडा है। तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा देख लें हम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, तो यार यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ा देख लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में होता है। किस में होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है यार, किस में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में होता है, मंकीज, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर गाइस, इसमें क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अकर होता है ना। तो उसके बाद सिंपल सा एक चीज़ है जो कि है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन वो कब होता है, तो प्यूबर्टी में होता है, जिसको क्या कहा जाता है, मेनर्क ये एक फेज़ है, इसको आप याद रख लेना कि फर्स्ट जब होता है मेंस्ट्रुएशन तो उसको हम मेनर्क कंडीशन कहते हैं एट द प्यूबर्टी इन एनी ह्यूमन फीमेल। ओके गाइस, सो ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज, देखो यार 28 से 29 डेज के क्या होता है इंटरवल में ये रिपीट होते रहता है, आप लोगों को पता होगा। द साइकिल्स ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज नोन एज, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये जो 28-29 डेज का जो साइकिल होता है ना, बार बार रिपीट होता है ये जो, तो इसीलिए साइकिल कहा जाता है और नाम दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर, वेरी गुड। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल, देखो यार मिडिल में जो है एक ओवम जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो यार ये जो पिक्चर है इसमें दिया गया है कि कब क्या होता है, मीन्स कब कौन सा हार्मोन का जो लेवल है कैसा रहता है, तो हम ये भी देख लेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद देखो द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेजर इवेंट्स है, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स। देखो यार मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, तो मीन्स जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो 3 से 5 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू उसमें ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए एंड आल्सो द ब्लड वेसल्स। ओके, और इसमें क्या होता है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, इसमें क्या होता है, तो इसमें फ्लो होता है किसका, फ्लूइड का। ओके, थ्रू वेजाइना। क्लियर गाइस, मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, मीन्स फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तभी सिर्फ मेंस्ट्रुएशन जो है वो अकर होता है, एंड अगर हो गया तो नहीं होगा। और ये तो आपको पता ही होगा, इसीलिए जब कि प्रेग्नेंट जो फीमेल होते हैं उसमें क्या नहीं होता, उन लोगों में जो ये मेंस्ट्रुएशन वो बंद रहते हैं। ओके, वो नहीं होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रेगनेंसी को ही इंडिकेट करते हैं। However, it may also be caused due to some other underlying cause like stress। और देखो, तो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो ये ज़्यादातर इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, एंड अदर्स कॉज भी हो सकते हैं लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ये सब कारण भी आपको मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर हो सकता है। और ये जो है, ओके गाइस, तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो जो 3 to 5 फेज, उसके बाद जो फेज आता है उसका नाम है फॉलिकुलर फेज।
सो फॉलिकुलर फेज में सिंपल सा फंडा होता है, ये फॉलिकुलर फेज है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स जो मैंने अभी बोला था, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये ग्रो करते हैं, ग्रो करके ये किसमें फॉर्म क्या करते हैं, कन्वर्ट तो ग्राफियन फॉलिकल में, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है तो एंड साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम यूट्रस ये सब जो जिसका डिजेनरेशन हुआ था वो रीजेनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू प्रोलिफरेशन। क्लियर? तो ये सब चेंजेस अगर होता है इन द फॉलिकुलर फेज। ओके गाइस, कहाँ तो दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इंड्यूस्ड बाय, ये सब जो चेंजेस अगर होता है ओवरी में एंड यूट्रस में, ये सब में हेल्प करता है पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं। द सिक्रेशंस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन ये जो है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। देखो यार, ये जो LH FSH है इनका जो सिक्रेशन है ये बढ़ जाता है। ओके गाइस, जो फॉलिकुलर फेज है इसमें, एंड इसीलिए क्या होता है फॉलिकुलर फेज में इसका इंक्रीजमेंट होने के कारण ये स्टिमुलेट करता है किसको, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। कैसे स्टिमुलेट करता है? बाय द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो ये जो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, ये फॉलिकल्स ही क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रेट करते हैं, जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। LH FSH का जो पीक लेवल वो देखा जाता है द मिड ऑफ द साइकिल मीन्स 14 डे। एंड LH जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम का एक हार्मोन होता है, क्योंकि ये जो LH है इसका रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जिसको हम कहते हैं रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या होता है हम जानते हैं, ओवम का रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो इससे साफ सा एक क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो क्या है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द ओव्यूलेशन में जो देखो यार, ओव्यूलेटरी फेज मीन्स जब ओव्यूलेशन होता है जिसको ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है, इस फॉलोड बाय द उसके बाद जो फेज होता है वो ल्यूटियल फेज, लास्ट फेज। एंड देन ये जो ल्यूटियल फेज है इसमें क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मीन्स ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ था उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कार्पस ल्यूटियम है कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं और सबसे ज़्यादा सिक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्लियर गाइस? जो एसेंशियल होते हैं किसके लिए, एंडोमेट्रियम जो है उस एंडोमेट्रियम का डीजेनरेशन ना हो उसको मेंटेन रखने के लिए ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि सिक्रेट होते हैं फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। क्लियर? सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो नेसेसरी होता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन के लिए एंड फर्टिलाइजेशन ये सब के लिए, एंड आल्सो अदर जो इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ओके, एंडोमेट्रियम बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब प्रेगनेंसी जब चलता है तब क्या होता है, जब जो जितने भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के सब स्टॉप हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम एब्सेंस, जब फर्टिलाइजेशन एब्सेंस होता है तो तब क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक बात है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक बात है, कार्पस ल्यूटियम वो डीजेनरेट नहीं होगा। मीन्स कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहेगा, एंड ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये एंडोमेट्रियम जो है इसका क्या करेगा, इसका जो मेंटेनेंस वो रखेगा, मीन्स डीजेनरेट होने नहीं देगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या होगा, तो ये डीजेनरेट हो जाएगा, और डीजेनरेट होने के बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा, और उसके लिए जो एंडोमेट्रियम है उसका फिर डीजेनरेशन अकर हो जाएगा, एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो वो देखने को मिल जाएगा। ओके, मीन्स मेंस्ट्रुएशन अकर हो जाएगा, एंड देन आफ्टर 28 और 29 डेज क्या हो जाएगा, न्यू जो साइकिल है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 50 इयर्स एज में ज़्यादातर ऑफ हो जाता है, और इस फेज़ को भी मेनोपॉज, जैसे कि हमने मेनार्क एक पढ़ा था जिसमें प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, उसी तरह मेनोपॉज में क्या हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। ओके गाइस, सो ऐसे ही साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स कोई भी कुछ दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, यही यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनर्क एंड मेनोपॉज। ओके गाइस, सो मेनर्क एंड मेनोपॉज के जो बीच में अगर आपका नॉर्मल हो रहा है तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन जो भी है, प्लासेंटा, सब कुछ अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे। ओके गाइस, बाय।